हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य जो रहते हैं उनके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें से महिम भट्ट, भोजराज, मम्मट, क्षेमेंद्र, रोयंक, ये तमाम जो आचार्य रहते हैं इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और साथ में ही हम जो अंत में करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। पहले हम करेंगे जो मेन पॉइंट रहते हैं इन आचार्यों से संबंधित, उनको हम कवर करेंगे और अंत में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने जो है भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्यों से संबंधित जो है 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिनमें कि हमने 5-5 आचार्यों को उनमें जो है कवर किया हुआ है और यानी कि यूँ कहें कि हमने जो है 10 आचार्यों को पहले कवर कर चुके हैं हम, और आज हम कर रहे हैं जो 11 से लेकर 15 तक जो आचार्य रहते हैं इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर रहते हैं महिम भट्ट जी, जो कि इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो है महिम भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो महिम भट्ट के पिता का नाम था श्रीधैर्य और इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था श्यामल। महिम भट्ट का समय 11वीं शती का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। कितनी शताब्दी का? 11वीं शताब्दी यानी 11वीं शती का मध्य भाग जो है स्वीकार किया जाता है इनका समय। आगे चलते हैं। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक जो है प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि महिम भट्ट ने कौन से ग्रंथ की जो है प्रौढ़ ग्रंथ कौन सा है उनका जिनकी उन्होंने जो है रचना की है, तो वह है व्यक्ति विवेक नामक जो है प्रौढ़ ग्रंथ इनका है। आगे चलते हैं। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों यानी कि अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में विभक्त है? व्यक्ति विवेक 3 अध्यायों में विभक्त है। और व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? महिम भट्ट जी की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था हमारा जो है महिम भट्ट जी, जो हमारा कवर हो चुका है। मेन पॉइंट थे परीक्षा के लिहाज से जो कि हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब चलते हम 12 नंबर जो रहता है आज का आचार्य, वो हैं भोजराज जी। भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि भोजराज जी कहाँ किस प्रदेश के राजा थे? तो ये थे धारा प्रदेश के राजा। और इनका समय कितनी शताब्दी या शती का रहता है? तो 11वीं शती या शताब्दी का पूर्वार्ध जो है माना जाता है इनका समय। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि भोजराज ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी? तो वे हैं सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक जो है 2 ग्रंथ जो है इन्होंने की। तो प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि भोजराज जी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इन्होंने की है 2 ग्रंथों की रचना। कौन कौन से ग्रंथ है? इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश किसके यह ग्रंथ है? भोजराज जी के ग्रंथ है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा यहाँ पे भोजराज जी भी कवर हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम मम्मट जी के ऊपर। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था तथा इनके पिता का नाम केयट था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से कि मम्मट के पिता का क्या नाम था? तो केयट इनके पिता का नाम था। और इन
के जो जन्म से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहम्मद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद का समय 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इस तरह का भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि मोहम्मद कितनी शताब्दी के थे या इनका समय कौन सा था। तो 11वीं शताब्दी इनका जो है समय रहता है। 11वीं शताब्दी या शती का उत्तरार्ध जो है स्वीकार किया जाता है इनका समय। अगला पॉइंट है, मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल उल्लास यानी कि अध्याय जो है कितने हैं। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि ग्रंथों की रचना की। किस ग्रंथ की जो है रचना की है मम्मट ने, तो है काव्य प्रकाश। इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि मम्मट ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा जो है मम्मट जी भी कवर हो चुके हैं, जो कि मेन पॉइंट थे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके साथ। अब आगे चलते हैं हम। जो है अगला हमारा आचार्य रहता है क्षेमेंद्र जी। क्षेमेंद्र कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र का समय 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि क्षेमेंद्र के पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था प्रकाशेंद्र। और कितनी शती या शताब्दी के उत्तरार्ध का समय इनका माना जाता है, तो ये 11वीं शताब्दी या शती का उत्तरार्ध इनका समय है। और कहाँ के यह निवासी थे, तो कश्मीर के यह निवासी थे। आगे चलते हैं। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो औचित्य संप्रदाय या औचित्य सिद्धांत के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे चलते हैं। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। यहाँ पे भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्षेमेंद्र के गुरु कौन थे, तो क्षेमेंद्र के गुरु थे यानी शिक्षा देने वाले गुरु थे अभिनव गुप्त जी। आगे चलते हैं। क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन से हैं ग्रंथ हो, कवि कंठाभरण, दशावतार चरित, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक और दशावतार चरित है, हाँ चरित, दशावतार चरित इनके जो है ये क्या है, ये ग्रंथ है इनके। ये हमारा जो है क्षेमेंद्र जी भी यहाँ पे आचार्य क्षेमेंद्र जी भी कवर हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो आज के लास्ट जो अंतिम जो आचार्य रहते हैं वे हैं रोयंक जी। कश्मीर निवासी रोइंग के पिता का नाम रजानक तिलक था। और रजानक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कश्मीर जो रोइंग जी है इनके पिताजी का क्या नाम था, तो रजानक जो है तिलक, इनके राजानक तिलक इनके पिता का नाम था। और इन्होंने इनके पिता ने जो है कौन सी टीका लिखी थी, तो उद्भट विवेक नामक जो है टीका लिखी थी। किसके ग्रंथ पर आधारित थी, यह उद्भट के ग्रंथ पर आधारित थी। आगे चलते हैं। रोइंग का समय 12वीं शती का पूर्वार्ध था तथा ये महाकवि मखंग के काव्य गुरु थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ये जो है किसके गुरु थे रोइंग जी, तो ये थे मखंग के काव्य गुरु थे यह। अगला पॉइंट है, रुइंग ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि रुइंग जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की, यानी कि कौन सा वह मौलिक ग्रंथ था जिसकी रचना रुइंग जी ने की थी, तो इनके ग्रंथ का नाम है अलंकार सर्वस्व। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो हमने जो है ये मेन पॉइंट जो आचार्यों से संबंधित रहते हैं उनको हमने जो है कवर कर चुके हैं हम। अब आगे चलेंगे हम जो इनसे जो भी
वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर हम जो चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि महिम भट्ट के पिता का नाम क्या था। हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ था कि यह जो है जो इनसे आचार्यों से संबंधित जो मेन पॉइंट रहते हैं इनमें से ही यह निकल कर आ रहे हैं प्रश्न। तो प्रश्न बनता है कि महिम भट्ट के पिता का नाम क्या था। विकल्प आपके सामने दिया गया है, अजय भट्ट, श्रीधैर्य, श्रीधर भट्ट या फिर लक्ष्मण भट्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि महिम भट्ट के पिता का नाम क्या था। क्या होगा सही उत्तर, ए, बी, सी या फिर डी। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, श्रीधैर्य। श्रीधैर्य जो है इनके पिता का नाम था, महिम भट्ट के पिता का नाम। चलिए सेकंड प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ध्वनि मत के खंडन के लिए महिम भट्ट ने किस प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस ग्रंथ की रचना की थी। व्यक्ति विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार या फिर व्यक्ति प्रकाश। क्या होगा सही उत्तर। ध्वनि मत के खंडन के लिए महिम भट्ट जी ने किस प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की थी। क्या होगा सही उत्तर, ए, बी, सी या फिर डी। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि व्यक्ति विवेक नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। जो प्रौढ़ ग्रंथ रहता है किसका, जो है महिम भट्ट जी का यह रहता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में कि व्यक्ति विवेक कितने अध्यायों में विभक्त है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी, यानी कि 1, 2, 3 या फिर 4। क्या होगा सही उत्तर। व्यक्ति विवेक कितने अध्यायों में विभक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सभी प्रश्न वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो जो भी हमने यहाँ पे सेट किया है प्रश्न पत्र। तो वो बताइए क्या होगा सही उत्तर। व्यक्ति विवेक कितने अध्यायों में विभक्त है। तो सही उत्तर क्या होगा, 1, 2, 3 या फिर 4। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 3 अध्यायों में जो है विभक्त किया गया है व्यक्ति विवेक को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। महिम भट्ट के गुरु का नाम क्या था। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, विमल, श्यामल, निर्मल या फिर दिनेश। क्या होगा करेक्ट आंसर। महिम भट्ट के गुरु का नाम क्या था। गुरु के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, उनका नाम क्या था। क्या होगा सही उत्तर, ए, बी, सी या फिर डी। तो महिम भट्ट के गुरु का नाम था श्यामल। तो विकल्प नंबर बी जो है करेक्ट होता हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 5 नंबर प्रश्न। भोजराज किस किस प्रदेश के राजा थे। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, धारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। क्या होगा करेक्ट आंसर। भोजराज किस प्रदेश के राजा थे। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी, यानी कि धारा प्रदेश के ये जो है रहते हैं। भोजराज जी जो है धारा प्रदेश के राजा थे। चलिए चलते हैं 6th प्रश्न की ओर, जो कि रहता है भोजराज ने कितने ग्रंथों की रचना की थी। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी, यानी कि 1, 2, 3 या फिर 4। क्या होगा करेक्ट आंसर। भोजराज ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, कितने ग्रंथ थे इनके। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी रहती है यह प्रश्न रहता है 6th नंबर कि भोजराज ने कितने ग्रंथों की रचना की थी। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा करेक्ट आंसर। तो भोजराज ने जो है 2 ग्रंथों की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, रुद्रट, भामा, भोजराज या फिर कुंतक। क्या होगा करेक्ट आंसर। सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक जो ग्रंथ है इनकी रचना जो है किसने की है। क्या होगा सही उत्तर, ए, बी, सी या फिर डी। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी भोजराज जी की
कि ये ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। और इन्होंने कितने ग्रंथ हैं? इनके 2 ग्रंथ हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मोहम्मद के पिता का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, केवट, केयट, कमल या फिर कमलेश। क्या है सही उत्तर? मोहम्मद के पिता का क्या नाम था? क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि केयट जो है मोहम्मद के पिता का नाम था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 9 कि मोहम्मद का वह कौन सा ग्रंथ है जो ध्वनि विरोधी है? काव्य आदर्श है, काव्य प्रकाश है, काव्य अलंकार है, काव्य अलंकार सार संग्रह है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मोहम्मद का वह कौन सा ग्रंथ है जो ध्वनि विरोधी है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी काव्य प्रकाश जो है सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्षेमेंद्र के पिता का नाम क्या था? आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं, प्रकाशेंद्र, देवेंद्र, वीरेंद्र या फिर रविंद्र। क्या होगा सही उत्तर? क्षेमेंद्र के पिता का नाम क्या था? विकल्प नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो क्षेमेंद्र जी के पिता का नाम था प्रकाशेंद्र, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 रहता है, औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। क्या होगा सही उत्तर? अभिनव गुप्त, धनंजय, क्षेमेंद्र या फिर वामन। क्या होगा करेक्ट आंसर? औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्या होगा सही उत्तर? विकल्प नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज विकल्प नंबर सी, यानी कि क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, नर हरिदास, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट या फिर भोजराज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी बनता है, क्या होगा सही इसका उत्तर कि क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? नर हरिदास, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट या फिर भोजराज, यानी कि विकल्प नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु थे विकल्प नंबर डी, यानी कि सॉरी, और ये विकल्प नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अभिनव गुप्त जी क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रोइंग कहाँ के निवासी थे? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। कहाँ के निवासी थे आचार्य रोइंक जी? कहाँ के निवासी थे? तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। कहाँ के थे यहाँ? तो रोइंक जी थे कश्मीर के निवासी, तो विकल्प नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, रोइंक किसके काव्य गुरु थे? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, मलक, मखंक, ममल या फिर हेमचंद्र। क्या होगा करेक्ट आंसर? रोइंक किसके काव्य गुरु थे? क्या होगा सही उत्तर? विकल्प नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि मखंक। रोइंक जो है मखंक के काव्य गुरु थे। चलिए चलते हैं। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है कि अलंकार सर्वस्व नामक मौलिक ग्रंथ की रचना किसने की? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जयदेव, हेमचंद्र, महिम भट्ट या फिर रोइंक। क्या होगा करेक्ट आंसर? अलंकार सर्वस्व नामक जो मौलिक ग्रंथ रहता है, इसकी रचना किसने की थी? तो क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी। तो करेक्ट आंसर इज रोइंक, यानी कि
रुइंक ने जो है काव्य अलंकार सर्वस्व नामक मौलिक ग्रंथ की रचना की थी। तो चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहता है कि काव्य प्रकाश में कितने उल्लास यानी कि उल्लास या अध्याय है, कितने हैं, यानी काव्य प्रकाश में कितने अध्याय हैं, ये प्रश्न है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं 5, 10, 15 या फिर 20। क्या होगा करेक्ट आंसर? काव्य प्रकाश में कितने अध्याय है? विकल्प ए, बी, सी या फिर डी, क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें? तो विकल्प नंबर बी इसमें सही उत्तर रहेगा, 10, यानी काव्य प्रकाश में जो है 10 अध्याय हैं। तो आज की इस वीडियो के सभी प्रश्न हमने जो है कवर कर दिए हैं। अब हम जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले हमने जो है इनके मेन पॉइंट जो रहते हैं टॉपिक से संबंधित उनको हमने कवर किया, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एलटी, पीजीटी हिंदी या नेट सेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो रहता है यह टॉपिक। इसमें जो मेन पॉइंट हमने पहले कवर किए और अंत में हमने इससे संबंधित जो भी इन आचार्यों से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनको हमने जो है कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए आज की यह वीडियो यहीं तक थी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि एक नया जो है टॉपिक रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई, धन्यवाद।